मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमारे द्वारा गूगल मीट पर अपने 6 चैप्टर को स्टार्ट कर दिया गया था। मैंने उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी प्रदान की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो परिक्षेपण के माप हैं, इनका एक और नाम होता है अपकिरण के माप। अपकिरण के माप कहें या परिक्षेपण के माप कहें, इंग्लिश में इन्हें मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे चरम मान जो होता है ना, उच्चतम और निम्नतम दिए गए मूल्यों में, जो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी में तो एक ही सूचना होती है, खंडित श्रेणी में एक्स और एफ 2 सूचनाएं होती हैं, और सतह श्रेणी के अंदर भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जो हमारे मूल्य होते हैं, मूल्य के अंतर्गत जो एक्स सीरीज होती है हमारी, उस एक्स सीरीज की निम्नतम डिजिट और उच्चतम डिजिट, इन दोनों के बीच में कितना विस्तार है, प्रसरण है, उसका अध्ययन हमारे द्वारा परिक्षेपण के माप या अपकिरण के माप के द्वारा किया जाता है। ये जो मैंने आपको इसके अंदर कल बताया था कि परिक्षेपण के मापों के अंतर्गत 2 प्रकार के मापों से अध्ययन किया जाता है। एक माप को हम सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप कहते हैं, और दूसरे माप को हम सापेक्ष माप के नाम से जानते हैं। निरपेक्ष माप जो बच्चों होता है, निरपेक्ष माप के अंतर्गत आपके जैसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, मतलब जो भी यूनिट उसके अंदर दी हुई होती है, इकाई उसमें दी हुई होती है, उस इकाई के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और जो सापेक्ष माप होता है, उसका आंसर हमारा या उसके अंतर्गत हमेशा क्या कहते हैं, उसका आंसर हमेशा परसेंटेज या आपके अनुपात में आता है। इसमें इकाई का महत्व खत्म हो जाता है। गुणांक का जो माप होता है बेटा, ये जो हमारे द्वारा सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है, इसे गुणांक कहते हैं। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो गुणांक होता है, ये इसके अंतर्गत 1 मैक्सिमम होता है और 1 से कम ही इसका आंसर आता है। अब मेरे द्वारा परिक्षेपण के मापों के अंतर्गत एक उदाहरण जो बुक के अंदर दे रखा था, राम, रहीम और मारिया का, ये भी मैंने कल तुम्हें बता दिया था। इसमें तीनों परिवारों ने अपनी औसत आय लगभग समान बताई, 15,000, लेकिन परिवार के मेंबर के आधार पर उनकी जो टोटल इनकम थी वो अलग अलग थी। और टोटल इनकम के अंतर्गत जो कमाने का विस्तार था, किसी में कुछ था, किसी में बहुत अधिक था और किसी में बहुत कम था। तो ये सब हमने अध्ययन कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि परिक्षेपण के 4 मापों का अध्ययन इस चैप्टर में हमें करना है। पहले के अंतर्गत हमारा परास आता है। परास, जिसे इंग्लिश में रेंज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में किसके द्वारा ये डिनोट होता है? आर के द्वारा डिनोट होता है। अब बच्चा, ये जो परास होता है, इसका जो सूत्र होता है ज्ञात करने का, सीधा मैं गणितीय विधियों पर आ रही हूँ आपके। इसका जो सूत्र होता है, R = L - S होता है। ये हमारा निरपेक्ष माप ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर जो R है, R को हम क्या कहेंगे? रेंज। शॉर्ट में रेंज को या विस्तार को या परास को हम रेंज R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, या शॉर्ट में कहें तो L। और स्मॉलेस्ट S के द्वारा जो डिनोट होती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसे S से डिनोट किया गया है। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। और इसके अंतर्गत हमें यूनिट जो भी दी हुई है, रुपए या फिर आपके भार या फिर आपके जो भी चीज़ दे रखी है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। और दूसरा माप जो होता है, सापेक्ष माप होता है, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज के नाम से जानते हैं, या परास गुणांक हिंदी में कहें हम तो उसके नाम से जाना जाता है। उसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट।
ये जब हम इनका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा या मैक्सिमम 1 तक आएगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, फिर उसके अंतर्गत मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। फॉर्मूला जिस भी बच्चे को उतारना है वो यहीं से उतार ले अपना फॉर्मूला। देखो यहाँ पर बुक के अंतर्गत आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ। क्वेश्चन के अंतर्गत बुक में आपके पेज नंबर 75 पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंतर्गत आपके क्रियाकलाप गतिविधि दी हुई है। क्रियाकलाप गतिविधि के अंतर्गत आपके क्वेश्चन था R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके अंदर मान दे रखे थे, मान से मतलब एक्सरेस 20, 30, 40, 50 और 200। बेटा ये जमी हुई है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, आरोही क्रम के अंदर। यहाँ पर रेंज ज्ञात करने का फॉर्मूला, रेंज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट यहाँ पर डिजिट कितनी है? 200। कितनी है? 200। स्मॉलेस्ट डिजिट कितनी है अपनी यहाँ पर? 20। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 180। तो R का मान कितना हो गया? 180। लार्जेस्ट डिजिट 200 और स्मॉलेस्ट डिजिट 20, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। ये हमारी रेंज होगी, या R इक्वल टू 180 हम अलग से लिखेंगे। ये तो हमारा निरपेक्ष माप है। यदि निरपेक्ष माप या x के अंतर्गत यहाँ पर लिखा होता है ये व्यय है और ये रुपए में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 180 के साथ हमें रुपए भी लिखने पड़ते। ये हमारा निरपेक्ष माप ज्ञात करने का सूत्र है जो हमने इसमें ज्ञात किया है। पेज नंबर 75 पर बेटा ऊपर ही क्रियात्मक गतिविधि दे रखी है, उसमें साफ लिखा हुआ है निम्नलिखित मानों को देखें 20, 30, 40, 50, 200। फिर अगला पॉइंट करके दे रखा है परास का परिकलन कीजिए। परास मतलब रेंज को ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है तीसरे नंबर पे, यदि आंकड़ा समुच्चय में मान 200 नहीं होता तो परास क्या होता? अब हम 200 को घटा दो, 200 को जब हमारे द्वारा घटा दिया गया तो हमारा तीसरे पॉइंट के अंतर्गत R इक्वल टू L माइनस S, लार्जेस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? 50 और स्मॉलेस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे? 20। 50 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया? 30। तो यहाँ पर हमारे R का मान कितना हो गया बेटा? 30 के करीब हो जाता है। यदि हमारे 200 की डिजिट 200 के मान को हटा दिया जाए तो हमारे इसी क्वेश्चन के अंतर्गत विस्तार जो है 30 आएगा, और इससे पहले कितना आया था? 180 आया था। तो ये इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, यदि 50 के स्थान पर 150 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? 50 के स्थान पर 150 लिख दिया जाए तो परास क्या होगा? मतलब अब 200 लिखा हुआ है और ये जो 50 लिखा हुआ है ना 150 कर दिया जाए तो हमारे परास का मान क्या होगा? देखो ये तीसरे बार मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ये पहली बार किया था, ये दूसरी बार किया था और ये तीसरी बार मेरे द्वारा सॉल्व किया जा रहा है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट की जगह वही अपने द्वारा 200 लिखा जाएगा और स्मॉलेस्ट की जगह अपने द्वारा 20 लिखा जाएगा। दोनों का डिफरेंस 180 आया। यहाँ पर R आपका 180 आएगा। मतलब आप इन तीनों क्वेश्चनों को देखने के बाद समझ सकते हैं ये प्रारंभिक मान के अंतर्गत था क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत जो हमारी लार्जेस्ट डिजिट थी 200 और स्मॉलेस्ट डिजिट थी 20, उसके माध्यम से हमने 180 रेंज ज्ञात की थी या परास ज्ञात किया था। फिर हमने क्या करा कि 200 को गायब कर दिया। हमारे क्वेश्चन के अंदर था 200 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने
अपने क्वेश्चन को फिर से लिखा और क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट में 50 माइनस 20 हमारी रेंज 30 प्राप्त हुई थी। अब हमने क्या करा कि क्वेश्चन वैसा ही रहा, लेकिन जो 50 था उस 50 के स्थान पर उसको 150 में कन्वर्ट कर दिया, तो भी हमारी रेंज 180 ही प्राप्त हुई। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये पता लगता है कि जब तक चरम मान चाहे निम्नतम हो चाहे उच्चतम हो, इन मानों में यदि परिवर्तन होगा तभी रेंज परिवर्तित होगी। फिर से मैं बोल रही हूँ अपनी बात को, चरम मान चाहे वो निम्नतम हो चाहे वो उच्चतम हो, यदि इन मानों में परिवर्तन होता है तो ही विस्तार में परिवर्तन होगा। और यदि बीच के मान जो दिए हुए हैं, चाहे 30, 40, 150 था, 150 कर दिया हमने, कि मानों में परिवर्तन हो तो उसका विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आ गया समझ में? ये चीज़ आपके इस बुक में भी टिप्पणी के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर ये जो टिप्पणी दी हुई है ना इस क्वेश्चन के नीचे, इसमें ये आपको समझाई गई है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। अच्छा, अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात कर ले बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, मैंने तुम्हें बताया था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। देखो ये अब हमारे द्वारा कोएफिशिएंट COEFF, हम शॉर्ट में COEFF भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, या पूरा लिख लो चाहे R लिख के डॉट लगा दो। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट के अंतर्गत हमारे कितना है, हाईएस्ट तो 200 है, 200 माइनस 20 और 200 प्लस 20। हाँ बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर कर दूँ मैं इस क्वेश्चन को, 200 में से 20 का है 180 और यहाँ पर 200 में एक से ये जोड़ोगे तो 220। 1 0 से 1 0, 18 के अंदर 22 का दोगे, 9 बार गया और ये 11 बार गया। अब 9 के अंदर 11 का भाग दोगे आप, पॉइंट लगा दो, 0 हो गया, 11 8 88, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 एकम 11, 0.81 समथिंग करके आएगा आपका आंसर, या 0.82 करके आपका कोएफिशिएंट माप आएगा। ये हमारा सापेक्ष माप कहलाता है। सापेक्ष माप जो होता है हमारा हमेशा पॉइंट में ही आएगा। ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ज्ञात करने का तरीका है। यदि हमारे द्वारा खंडित श्रेणी और सतह श्रेणी के अंतर्गत भी ज्ञात किया जाता है तो इसके अंतर्गत आपके सतह श्रेणी के अंदर तो हम इसको रेंज को ज्ञात करेंगे ही नहीं, और खंडित श्रेणी के अंदर भी केवल मूल्यों में ही मैक्सिमम और मिनिमम, या आपके कहें उच्चतम और निम्नतम जो डिजिट है उसका डिफरेंस ही परास कहलाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।